गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेमीकंडक्टर का नेक्स्ट पार्ट। सेमीकंडक्टर का नेक्स्ट पार्ट लेक्चर 2। पिछले लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस किए थे कि सेमीकंडक्टर किसको कहेंगे, सिलिकॉन को, जर्मेनियम को, उसका एनर्जी गैप कितना होगा। आज हम लोग दो टर्म को समझते हैं सबसे पहले, जिसमें से पहला टर्म है आपका रेसिस्टेंस। पहला टर्म है आपके पास रेसिस्टेंस। पहले हम लोग इस टर्म को समझते हैं, रेसिस्टेंस को समझते हैं। ये रेसिस्टेंस क्या है। दूसरा हम लोग समझेंगे कंडक्टेंस को। कंडक्टेंस को, ये दो वर्ड को सबसे पहले समझेंगे। रेसिस्टेंस का मतलब है कि अगर आपके पास कोई कंडक्टर है, जैसे आपके पास ये कोई कंडक्टर है और इससे आपने करंट फ्लो करवाया आई, तो ये कंडक्टर अगर अपने से करंट को आसानी से जाने दे, इसका मतलब इसका रेसिस्टेंस कम है। अगर कोई मटेरियल अपने में से करंट को न जाने देना चाहे, इसका मतलब उसका रेसिस्टेंस अधिक है। दो बात हम लोग समझें। अगर कोई कंडक्टर है आपके पास, अगर उस कंडक्टर में से अगर करंट आसानी से फ्लो कर सके तो उसका रेसिस्टेंस कम होगा। अगर किसी भी कंडक्टर से करंट आसानी से फ्लो नहीं कर सके तो इसका मतलब उसका रेसिस्टेंस अधिक होगा। तो सबसे पहली बात हम लोग को ये जानना है कि रेसिस्टेंस कम है या रेसिस्टेंस अधिक है। तो अगर रेसिस्टेंस कम है तो उस कंडक्टर के अंदर करंट को अपोज करने का टेंडेंसी अधिक है। अगर रेसिस्टेंस अधिक है, इसका मतलब इसके अंदर जो करंट को अपोज करने का टेंडेंसी है वो ज़्यादा है। ओके, दूसरा वर्ड है कंडक्टेंस। रेसिस्टेंस को हम लोग R से लिखते हैं और कंडक्टेंस को G से लिखा जाता है। ओके, अब जरा समझेंगे। कंडक्टेंस का मतलब होता है कि अगर कोई भी, जैसे कि ये कंडक्टर है आपके पास, एक लोहे का एक टुकड़ा है, आयरन ब्लॉक है, इसको आपने हीट दिया, तो अगर ये हीट को आसानी से जाने दे तो उसका कंडक्टेंस अधिक है। अगर हीट को आसानी से न जाने दे, जैसे लकड़ी के टुकड़े को गर्म करिए तो वो हीट को एक जगह से दूसरे जगह आसानी से नहीं जाने देगा। लेकिन यदि आप लोहे के रॉड को गर्म करेंगे तो वो हीट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आसानी से जाने देता है। तो हम लोग ये समझे कि ये रेसिस्टेंस और कंडक्टेंस दो वर्ड के बारे में। तो और दूसरी बात कि रेसिस्टेंस अपोजिंग टेंडेंसी है और जो कंडक्टेंस है वो सपोर्टिंग टेंडेंसी है। सपोर्ट करना मतलब करंट या हीट को जाने देना। इसका मतलब यदि किसी का रेसिस्टेंस कम है, इसका मतलब उसके अंदर रेसिस्टेंस कम है, इसका मतलब उसका कंडक्टिविटी अधिक है। वो अपने में से हीट और करंट को अधिक से अधिक मात्रा में अलाउ करेगा। दूसरी बात, अगर किसी का रेसिस्टेंस अधिक है, इसका मतलब उसका कंडक्टेंस कम है। कंडक्टेंस कम है का मतलब वो अपने में से करंट या हीट को आसानी से जाने नहीं देगा। जैसे लोहे का टुकड़ा, उसका रेसिस्टेंस कम है मतलब कंडक्टेंस अधिक है, इसका मतलब वो अपने में से हीट और करंट को आसानी से जाने देगा। अगर कोई लकड़ी का टुकड़ा है तो वो उसका रेसिस्टेंस अधिक है मतलब उसका कंडक्टेंस कम है, इसका मतलब है कि वो अपने में से हीट या करंट को अपने में से आसानी से जाने नहीं देगा। ये दो चीज़ समझे। इसका मतलब हमको ये समझाना था कि रेसिस्टेंस और कंडक्टेंस दोनों एक दूसरे का रिवर्स है। इसका मतलब रेसिस्टेंस इक्वल टू होगा 1 बाई कंडक्टेंस। 1 बाई कंडक्टेंस, इसका मतलब R इक्वल टू 1 बाई जी। R इक्वल टू 1 बाई जी और G इक्वल टू 1 बाई R और G गुना R इक्वल टू 1। इसका मतलब कंडक्टेंस और रेसिस्टेंस का प्रोडक्ट हमेशा 1 होगा। कंडक्टेंस और रेसिस्टेंस का प्रोडक्ट हमेशा कितना होगा? 1 होगा। इसका मतलब ये है कि रेसिस्टेंस का यूनिट हम लोग क्या पढ़े थे? ओम। ओम, इसको इस साइन से लिखे थे। तो G का यूनिट क्या होगा? G का यूनिट होगा, तो अगर R का उल्टा G है तो इसको उल्टा पढ़िए, उल्टा होगा MHO, इसको बोलते हैं महो। तो अगर ओम इस तरीके से लिखा है तो इसका उल्टा ऐसे लिखा जाएगा। तो ये कंडक्टेंस का साइन है, ये समझिए। ओके, कंडक्टेंस का, तो कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है? महो। महो, ये जो ओम का पूरा नाम है जॉर्ज साइमन ओम। ओम साहब का पूरा नाम क्या है? जॉर्ज साइमन ओम। अगर आप लिखेंगे तो पहले आएगा जॉर्ज, उसके बाद साइमन, उसके बाद ओम। तो ओम का अगर उल्टा आए तो नाम में क्या मिल रहा है? साइमन। इसीलिए ओम का उल्टा महो या ओम का उल्टा साइमन, इसीलिए महो को ही हम लोग साइमन भी कहते हैं।
साइमेन, और साइमेन को डिनोट इससे करेंगे। इसका मतलब रेसिस्टेंस का यूनिट क्या है ओम, और कंडक्टेंस का यूनिट क्या है साइमेन या महो। 2 वर्ड समझाए, ओके। इसका मतलब है कि एक वर्ड है था रेसिस्टेंस और एक वर्ड है कंडक्टेंस। देखेंगे दूसरा एक वर्ड समझाएंगे आपको रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी। एक हम लोग पढ़ेंगे रेसिस्टिविटी और दूसरा पढ़ेंगे कंडक्टिविटी। अगला टर्म है आपके सामने, एक है रेसिस्टिविटी। अगले टर्म को समझिए, उसका नाम फिर 2 वर्ड आपके सामने आएगा रेसिस्टिविटी, और इसी रेसिस्टिविटी को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। इसका नाम है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। इसको हिंदी में कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, और इसको डिनोट करते हैं रो से। दूसरा होता है कंडक्टिविटी, दूसरा है कंडक्टिविटी, और इसको कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। समझिए दोनों वर्ड को, एक है रेसिस्टिविटी और एक है कंडक्टिविटी। रेसिस्टिविटी को कहते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और कंडक्टिविटी को कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। 2 वर्ड है, एक वर्ड है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और एक वर्ड है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को ही हम लोग कहते हैं रेसिस्टिविटी, डिनोट करते हैं रो से, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब कंडक्टिविटी, और उसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। अब ये क्या है, जैसे मान लेते हैं कि ये एक कंडक्टर है या फिर कोई मटेरियल है और इसका रेसिस्टेंस है R या 5 ओम, ऐसा मान लीजिए झूठ मूठ का 5 ओम। अब इसके यूनिट लंबाई का और यूनिट एरिया मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया, अर्थात रेसिस्टेंस कितनों ही लंबे रॉड का हो सकता है, लेकिन जो रेसिस्टिविटी होता है वो यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया के डायमेंशन का जो कंडक्टर होगा उसका जो रेसिस्टेंस होगा उसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी। अभी थोड़ा सा कम भी डील कर पाए, जब हम लोग इसको लेके चलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो वहाँ खूब डील करेंगे, क्योंकि यहाँ हमको थोड़ा सा ज़रूरत है इसका। उसी प्रकार क्या समझाएं कि यूनिट लंबाई मतलब इकाई लंबाई और इकाई क्षेत्रफल का जो कोई कंडक्टर होगा, चालक होगा, उसका जो रेसिस्टेंस होगा उसी को बोलेंगे रेसिस्टिविटी, और उसी प्रकार उसी को बोलेंगे कंडक्टिविटी। तो जिसका रेसिस्टिविटी अधिक उसका कंडक्टिविटी कम, जिसका रेसिस्टिविटी कम उसका कंडक्टिविटी अधिक। जिस प्रकार रेसिस्टेंस और कंडक्टेंस एक दूसरे का उल्टा है, उसी प्रकार जो रेसिस्टिविटी है और जो कंडक्टिविटी है ये भी एक दूसरे का उल्टा होगा। इसका मतलब रो इक्वल टू 1/सिग्मा और सिग्मा इक्वल टू 1/रो और सिग्मा इंटू रो इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, ये है कंडक्टिविटी, ये है कंडक्टिविटी और ये है रेसिस्टिविटी। दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा कितना होगा, 1 होगा। कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी का जो प्रोडक्ट, कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, 1 के बराबर होगा। हम क्या बोले, एक है रेसिस्टिविटी और एक है कंडक्टिविटी। रेसिस्टिविटी किससे लिखते हैं, रो से, कंडक्टिविटी को सिग्मा से। दोनों एक दूसरे का क्या है, अपोजिट प्रोसेस है। तो रो इक्वल टू 1/सिग्मा या सिग्मा इक्वल टू 1/रो, तो दोनों को जब एक साथ करेंगे दोनों का प्रोडक्ट 1 के बराबर। मतलब कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कितना होगा, 1 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट हो, जेई हो या बोर्ड हो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये इसको हमें पढ़ाना नहीं था, बस इसका हम थोड़ा सा यूज करेंगे। यूज ये करेंगे, आपको रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के आधार पर ये समझाना है, आपको रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के आधार पर ये समझाना है कि आप कंडक्टर किसको कहेंगे, आप इंसुलेटर किसको कहेंगे और आप सेमी कंडक्टर किसको कहेंगे। आइए समझते हैं। सबसे पहली बात हम लोग जानते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं रेसिस्टिविटी और दूसरा रेसिस्टिविटी मतलब रो और दूसरा है कंडक्टिविटी। दोनों को समझिए। कंडक्टिविटी मतलब सिग्मा। तो सबसे पहला मटेरियल है आपके पास सेम कंडक्टर। अब सवाल ये उठेगा कि कंडक्टर का रेसिस्टिविटी कम होता है और जो कंडक्टिविटी है वो अधिक होता है। अब कहाँ से कहाँ तक होता है, अगर संभव हो तो इस डेटा को ज़रा सा आप याद रखेंगे। तो कंडक्टर का जो रेसिस्टिविटी होता है वो 10 के पावर -2 ओम मीटर, इसका यूनिट होता है ओम मीटर। रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा, ओम मीटर। 10 के पावर -2 से लेकर के 10 के पावर -8 ओम मीटर तक होता है। कौन चीज़, कंडक्टर का रेसिस्टिविटी किस रेंज में होगा,
वो होगा 10 के पावर -2 मतलब 10 के पावर -2 ओम मीटर से 10 के पावर -8 ओम मीटर के बीच। और इसी का जस्ट उल्टा का मतलब -2 को +2 और -8 को +8 अगर आप कर देंगे तो आपको मिल जाए कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी होता है इसका 10 के पावर 2 से 10 के पावर 8 +8 के बीच में। अब इसका यूनिट क्या होता है, इसी का ना उल्टा ये है, तो इसका यूनिट हो जाएगा 1/ओम मीटर। और 1/ जो ओम मीटर है, जरा ऊपर में समझिए, 1/ओम मीटर को हम लोग कहते हैं ओम। ये क्या है, ये आपका ओम है। और ओम का उल्टा क्या होगा, महो पर मीटर। अब महो को क्या बोलते हैं, साइमेन, तो इसी का यूनिट होता है साइमेन पर मीटर। ये आप समझिए। तो 1/ओम मीटर भी लिख सकते हैं, या इसको महो पर मीटर भी लिख सकते हैं, या इसको आप साइमेन पर मीटर भी लिख सकते हैं। ये भी हो गया, साइमेन पर मीटर भी आप लिख सकते हैं, ये समझिए। ठीक, दूसरा चलिए आप सेमी कंडक्टर का रेसिस्टिविटी इससे थोड़ा सा अधिक मतलब कंडक्टर से थोड़ा सा अधिक, इससे थोड़ा सा अधिक मतलब कंडक्टर से थोड़ा सा अधिक। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको कि रेसिस्टिविटी जो सेमी कंडक्टर है उसका रेसिस्टिविटी होता है 10 के पावर -5 ओम मीटर टू 10 के पावर +6 ओम मीटर के बीच। क्या बोल रहे हैं, 10 के पावर -5 ओम मीटर से लेकर के 10 के पावर +6 ओम मीटर के बीच में होता है। 10 के पावर, गुड, दिख रहा है आप लोगों को, 10 के पावर -5 ओम मीटर से लेकर के 10 के पावर +6 ओम मीटर के बीच में होता है किसका, सेमी कंडक्टर का रेसिस्टिविटी। और कंडक्टिविटी अब बोलने का जरूरत नहीं है, 10 के पावर 5 साइमेन पर मीटर से कहाँ तक होगा, 10 के पावर -6 साइमेन पर मीटर तक होगा। ओके, अब तीसरा क्या बच गया, तीसरा है इंसुलेटर। तो इंसुलेटर का जो होता है वो होता है 10 के पावर 11 ओम मीटर से 10 के पावर 19 ओम मीटर के बीच। और ये क्या हो जाएगा, 10 के पावर -11 साइमेन पर मीटर से 10 के पावर -19 साइमेन पर मीटर के बीच में। इस डेटा को आप गजब तरीके से आप दिमाग में रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। वैसे लोग जो नीट या जेईई के बारे में आगे सोचना चाहते हैं या देना चाहते हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है कि रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के आधार पर आप कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर को कैसे पहचानेंगे, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर और कंडक्टर को कैसे पहचानेंगे। ये सबसे पहले आपको याद होगा, हम आपको समझाए एनर्जी गैप के आधार पर पहचानना, उसके बाद एक बचपन का जिससे करंट जाएगा नहीं जाएगा उस आधार पे समझाना। तीसरा हम लोग पहचानने के लिए बताए कि आप उसके रेसिस्टिविटी को देख करके कैसे पहचानेंगे। और चौथा आपको समझाएं कि कंडक्टिविटी देख करके आप कैसे पहचानेंगे कि गिवन जो कंडक्टर है वो सेमी कंडक्टर है या कंडक्टर है या इंसुलेटर है, उसके बारे में। अगर आपको इतना पता है तो आप कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर को आसानी से उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उसको अलग अलग कर सकते हैं। फिर एक बात आप समझिए, वो बात ये है, सेमी कंडक्टर 2 गो होता है, दो सेमी कंडक्टर 2 गो है, जिसमें से सेमी कंडक्टर को हम शॉर्ट में SC लिखेंगे। एक है आपका सिलिकॉन और एक है आपका जर्मेनियम, ये समझिए, एक है आपका सिलिकॉन और एक है कितना, जर्मेनियम। ये 2 सेमी कंडक्टर के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे, एक सिलिकॉन के बारे में और एक जर्मेनियम के बारे में। ओके, तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में स्टडी करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट, तो अब हम लोग को सबसे पहले ये समझना है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में हम लोग क्या स्टडी करेंगे, समझेंगे। अभी हम ये बोले कि जरा सा सिलिकॉन को देखते हैं। ये आपका सिलिकॉन है, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों क्या है, सेमी कंडक्टर है। सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों सेमी कंडक्टर है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 और जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 14, और इसका हो गया कितना, 32। अब जरा सा अगर लिखें इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन तो ये होगा 284, ठीक है। इसका हो जाएगा, इसका होगा 2 8 18 4। देखेंगे इसको। मेरा ये कहना है कि ये जो आपके पास एक कॉन्फ़िगरेशन बना है, आपके पास जो ये कॉन्फ़िगरेशन बना है, दोनों में आप गौर करेंगे कि ये जो सिलिकॉन है इसमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और ये जो आपका जर्मेनियम है
इसमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि सिलिकॉन हो या जर्मेनियम हो, दोनों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 4 है। सिलिकॉन हो या जर्मेनियम हो, दोनों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? तो दोनों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। ये सिलिकॉन है, इसमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, और ये जर्मेनियम है, इसमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। अब हम लोग को ये समझना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर किसी का, जैसे आपने पढ़ा था कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम है, 1, 2 या 3 है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 गो होगा तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी रखता है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से अधिक होगा, जैसे 5 है, 6 है, 7 है, ये सभी है, तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी रखता है। क्योंकि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम है, मतलब 1, 2, 3 है, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपना ऑक्टेट पूरा करता है। अगर किसी के पास 5 है, 6 है या 7 है, तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट को पूरा करता है। ऑक्टेट या डुएट पूरा करने के पीछे एक ही रीजन है, खुद को स्टेबल करना, अपने स्टेबिलिटी को अचीव करना, प्राप्त करना। इसीलिए तो हम लोग क्या देखें कि दोनों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4-4 है, और ये क्रिटिकल कंडीशन है। इसमें न तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, न तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन देने या लेने की बात नहीं हो पाए तो उस स्थान पे हम लोग करते हैं इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, और जब वैसे बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनेगा उसका नाम है कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों कैसा बॉन्ड बनाएगा? तो ये दोनों बनाएगा कौन सा? कोवैलेंट बॉन्ड। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों कैसा बॉन्ड बनाने वाला है आपके सामने? तो ये बनाने वाला है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से। अब चलिए आगे। तो इसका मतलब है कि ये जो सिलिकॉन है वो अपने आसपास के, अपने अगल बगल 4 बॉन्ड बनाएगा। उसी प्रकार ये जो जर्मेनियम है ये भी क्या करेगा? अपने अगल बगल 4 बॉन्ड बनाएगा। अब देखेंगे तो यहाँ बॉन्ड खाली है, यहाँ कोई दूसरा एटम आके जुटेगा, तो यहाँ पे सिलिकॉन ही आकर के जुड़ेगा, फिर ये 4 बॉन्ड बनाएगा। यहाँ भी फिर सिलिकॉन जुटेगा, ये 4 बॉन्ड बनाएगा। फिर नीचे सिलिकॉन जुटेगा, ये 4 बॉन्ड बनाएगा। यहाँ सिलिकॉन जुटेगा, फिर ये देखिए 4 बॉन्ड बना रहा है। फिर यहाँ सिलिकॉन जुटेगा, 1, 2, 3, 4, सब सिलिकॉन, किसी भी सिलिकॉन को आप देखें 4 बॉन्ड बना रहा होगा। 1, 2, 3, 4, ये भी 1, 2, 3, 4, 4 बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पे क्या है कि आपको सिलिकॉन का एक लेयर मिलेगा। इसी तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा, इसी तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा, इस तरीके से सिलिकॉन को आपका एक लेयर मिलेगा। अब गौर करेंगे उसी प्रकार यदि हम लोग जर्मेनियम से बात करने जाएं तो जर्मेनियम भी आगे बने जुटेगा, और ये 4 गो, एक जर्मेनियम के अगल 4 जर्मेनियम जुटेगा, आप देख सकते हैं 4। फिर ये जो है अपने अगल बगल जर्मेनियम को जोड़ेगा और ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता रहेगा। इस तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा और सभी जर्मेनियम 4-4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। गौर करेंगे जब हम लोग सिलिकॉन का अलग और जर्मेनियम का अलग एकदम समझने की कोशिश करेंगे लाइन बाय लाइन। हम लोग अभी सिलिकॉन का अलग एक लेयर बनाया और जर्मेनियम का अलग एक लेयर बनाया। सिलिकॉन और जर्मेनियम का लेयर बनाने से ये पता चला कि ये सिलिकॉन का अपना लेयर है जो सिर्फ सिलिकॉन से बना है। ये जर्मेनियम का अपना लेयर है जो सिर्फ और सिर्फ जर्मेनियम से बना है। आपको यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि ये लेयर सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन का है और ये लेयर सिर्फ और सिर्फ जर्मेनियम का है। अर्थात ये सिलिकॉन है और ये जर्मेनियम है, दोनों सेमीकंडक्टर हैं। अब सवाल ये उठेगा कि सेमीकंडक्टर के पीछे हम लोग इतना धर के क्यों पड़े हैं, इतना उसके साथ क्यों लगे हुए? समझिए, सबसे पहले जैसे आप सुने होंगे कि अब लोग प्रीफर करता है इलेक्ट्रिक व्हीकल को। इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों ज़रूरी है? इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक कार क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि उससे हमारे यहाँ जो फॉसिल फ्यूल था, जो जैविक ईंधन था, वो सब जैसे कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, ये सभी चीज़ धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और अप्रॉक्स 50 ईयर्स बाद हमारे यहाँ ये सभी चीज़ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर वो नहीं ख़त्म हो जाएगा कल, तो उसके लिए अल्टरनेट व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। या तो आप हाइड्रोजन को फ्यूल के रूप में बदलिए या किसी और चीज़ को फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करिए। तो हम लोग इलेक्ट्रिक को जो है फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करके व्हीकल बनाना शुरू कर चुके हैं। ओके, उसी प्रकार आपके पास लोहे का खान है, आपके पास सोना का खान है, चांदी का खान है, तो क्या होगा कि खान में धीरे धीरे बढ़ थोड़ी रहा है, वो तो लगातार घट रहा है। तो घट रहा है तो एक समय ऐसा आएगा जब सोना या चांदी या लोहा खत्म हो जाएगा। तो जब खत्म हो जाएगा तो उसके स्थान पे आपको एक अल्टरनेट व्यवस्था करनी होगी आपके स्थान पे। जैसे कि कंडक्टर के रूप में, कंडक्टर कौन है? मेटल, जैसे कि लोहा, सोना, तांबा, एल्युमिनियम, जिंक, ये सभी चीज़ क्या है? कंडक्टर है।
तो अगर कभी कंडक्टर के रूप में कौन, मेनली मेटल, मेटल मतलब धातु, अगर मेटल खत्म हो जाएगा तो आप क्या करोगे, तब क्या बचेगा आपके पास, तब आपके पास बचेगा ये सेमीकंडक्टर, मतलब अर्धचालक बचेगा। तो सब लोग सोचा कि अगर हम लोग अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर के साथ कुछ ऐसा प्रोसेस करें, एक ऐसा ऑपरेशन करें कि आने वाले समय में ये सेमीकंडक्टर कंडक्टर का रूप ले सके। तो अगर ये सेमीकंडक्टर कंडक्टर का रूप ले लेगा तो जो कंडक्टर आने वाले समय में ख़त्म हो जाएगा तो उसके स्थान पे आप इसका यूज कर सकते हैं। तो सेमीकंडक्टर के पीछे इतना हाथ धो के पड़ जाना या पैर धो के पड़ जाने के पीछे रीज़न ये है कि आने वाले समय में जब मेटल ख़त्म हो जाएगा, कंडक्टर ख़त्म हो जाएगा, तो उसके जगह पे एक अल्टरनेट व्यवस्था आप करना चाहते हैं, और वो अल्टरनेट व्यवस्था है किसका, सेमीकंडक्टर। इसलिए सेमीकंडक्टर इतना इम्पोर्टेंट है आज हमारे सामने, नंबर 1। नंबर 2, अब सवाल ये उठेगा कि तो फिर सर सेमीकंडक्टर और कंडक्टर में मेन डिफरेंस क्या है। सेमीकंडक्टर और कंडक्टर में मेन डिफरेंस क्या है वो हम पहले भी बताए और अभी भी बता रहे हैं। मेन डिफरेंस ये होता है कि सेमीकंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं के बराबर होता है, और कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत अधिक मात्रा में होती है। तो अब सवाल ये उठेगा कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो क्या काम कर रहे हैं। अब देखेंगे हम लोग जो यहाँ से आगे काम करने वाले हैं उसमें हमारे पास केवल एक ही मोटो होगा कि किसी भी सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा बढ़ाई जाए। इस बात को आप पकड़िए। अगर आप सेमीकंडक्टर के पास क्या नहीं है, केवल सेमीकंडक्टर के पास एक चीज़ नहीं है, वो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स को आप कहीं से मांग के ला दें तो वो सेमीकंडक्टर अब बन जाएगा कंडक्टर, और जब कंडक्टर बन गया तो इसका डिमांड मार्केट में बहुत हो जाएगा। तो ये जो सेमीकंडक्टर है अभी कोई नहीं पूछने वाला है। अगर सिलिकॉन इस रूप में बैठा रहेगा तो इसके पास कोई नहीं आएगा, अगर जर्मेनियम इस रूप में बैठा रहेगा तो उसके पास कोई नहीं आएगा। हम लोग चाहते हैं कि इसके साथ कुछ ऐसा बर्ताव किया जाए, कैसा व्यवहार किया जाए, कैसा ऑपरेशन किया जाए कि ये सेमीकंडक्टर का डिमांड बढ़ जाए, और वो ऑपरेशन का नाम क्या है, इसके अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा बढ़ाने की कोशिश की जाए। ओके, चलिए आप सुनिए कहानी। ये सिलिकॉन का प्योर सेमीकंडक्टर है और ये जर्मेनियम का प्योर सेमीकंडक्टर है। अभी इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, अभी इसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसीलिए अभी ये सिलिकॉन अपना और जर्मेनियम अपना ये अभी शुद्ध अवस्था में है, प्योर अवस्था में है। तो अगर कोई सेमीकंडक्टर शुद्ध या प्योर अवस्था में होता है तो उसका नाम है इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर। क्या नाम है उसका? उसका नाम है इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोले उसका क्या नाम है? इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर। क्या नाम है इसका? इंट्रांसिक। इस अवस्था में अगर रहेगा तो उसका नाम क्या है? इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर। अब आपने सोचा कि सर इसमें अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाए तो मजा आ जाएगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कब आएगा? जब बाहर से कुछ मिलाएंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे अगर हमारे यहाँ कुछ नहीं है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा? या तो बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं। इंपोर्ट करवाने का मतलब कहीं दूसरे देश से हम लोग मंगाते हैं या किसी पड़ोसी से मांग के लाते हैं। अगर इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? किसी से मांग के लाना पड़ेगा। अगर आप मांगने गए, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे दिया, उसको ला करके इसमें अगर मिला दिया जाए तो क्या होगा? इसके अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएगा। अगर इसके अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया तो ये सेमीकंडक्टर किसका रूप ले लेगा? तो ये सेमीकंडक्टर रूप ले लेगा कंडक्टर का। हम लोग को ये समझना है कि ये जो सेमीकंडक्टर है ये रूप ले लेगा किसका? कंडक्टर का। तो हमारे पास एक ही उपाय है कि इस सेमीकंडक्टर के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा है, उसको बढ़ाई जाए। तो उसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है कि बाहर से वैसे मटेरियल को मिलाना है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हों। समझिए। अब अगर बाय द वे इसके अंदर में इस सिलिकॉन या इस जर्मेनियम में अगर आप बाहर से किसी मटेरियल को मिला देते हैं तब क्या होगा कि ये जो आपका सिलिकॉन है जो अभी सेमीकंडक्टर है वो बन जाएगा कंडक्टर, और तब उसका नाम होगा एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर। उसका नाम होगा एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर। उसका नाम होगा एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोले? और दूसरा, अगर प्योर है, कुछ नहीं मिला हुआ है, तो उसका नाम हो जाएगा इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर। उसका नाम हो जाएगा इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर। फिर समझिए, इसका नाम क्या होगा? इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर। हम ये बोले कंडक्टर दो प्रकार का, एक हो गया इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर और एक हो गया एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर। क्या कहना हुआ?
कहना ये है इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर और ये है एक्सट्रांसिक, अर्थात सेमीकंडक्टर दो प्रकार का हो गया, एक हो गया इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा क्या हो गया एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रांसिक किसको बोलेंगे, तो वैसा सेमीकंडक्टर जो प्योर हो, जिसके अंदर कोई बाहरी मटेरियल ना मिला हो, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना हो, उसको क्या बोलेंगे इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर। और दूसरा अगर प्योर सेमीकंडक्टर में बाहर से कुछ ले जाके मिला दिए, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा बढ़ा दिए, कोई बाहर का मटेरियल मिला दिए, तो वो क्या बन गया एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर। और अब आपको पता चल गया होगा कि अगर कोई सेमीकंडक्टर एक्सट्रांसिक बन जाएगा तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा बढ़ जाएगी, और यदि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा बढ़ जाती है, अगर इस सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा बढ़ जाती है तो वो कंडक्टर का रूप ले लेगा, और ये सेमीकंडक्टर जिसका पहले कोई मतलब नहीं था, अब उसका डिमांड बहुत बढ़ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वो हो जाएगा। इसका मतलब हमारे लिए इंट्रांसिक और एक्सट्रांसिक में से इंपॉर्टेंट है कौन सा, वो है एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर। तो हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वो किसके बारे में, वो करेंगे एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर, क्योंकि इंट्रांसिक के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसीलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो आगे स्टडी बढ़ेगा वो किसको लेके बढ़ेगा, तो वो बढ़ेगा एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर के रूप में आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो क्या हो गया, सेमीकंडक्टर कितने प्रकार का, दो प्रकार का, एक हो गया इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर, दूसरा एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रांसिक आप किसको बोलते हैं, आप इंट्रांसिक बोलते हैं कि जिस सेमीकंडक्टर के अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना हो, और एक्सट्रांसिक किसको बोलते हैं, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। आप समझेंगे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आया कहाँ से, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आया कहाँ से। वीडियो देखते समय जो लोग हिंदी मीडियम के हैं वो हिंदी मीडियम में नोट बनाइए, जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो इंग्लिश मीडियम में नोट बनाएंगे। तो आपने क्या बोला कि इन एक्सट्रांसिक कैसे बनेगा, जब आप उसमें कोई बाहरी मटेरियल मिला देते हैं। आप समझिए ये जो बाहरी मटेरियल आप मिलाने की बात करते हैं, इसका एक नाम है, इसको बोलते हैं इम्प्यूरिटी। क्या बोलते हैं आप इसको आप बोलते हैं इम्प्यूरिटी। आप जो बाहर से मटेरियल मिलाते हैं, उस बाहर से मिलाए जाने वाले मटेरियल का क्या नाम है, तो उसका नाम है इम्प्यूरिटी। तो अब आपने क्या मिलाया, अब आप इम्प्यूरिटी, जब आप ये क्या है, इसमें कोई इम्प्यूरिटी नहीं है इंट्रिंसिक में, और ये जो एक्सट्रांसिक है इसमें क्या है इम्प्यूरिटी मिला हुआ है। तो जब आप इसमें इम्प्यूरिटी मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा एक्सट्रांसिक। और हमारे लिए ये एक्सट्रांसिक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अब जो पहले सेमीकंडक्टर था अब वो कंडक्टर का रूप लेने ही वाला है, इसीलिए हम लोग जो आगे पढ़ेंगे वो इसके बारे में। अब एक नया टर्म आपके सामने आया, वो टर्म है इम्प्यूरिटी। अब सवाल ये उठेगा कि इम्प्यूरिटी किसको कहते हैं। तो हम लोग ये बोले कि आपके पास क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर है, मतलब इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर है, उसमें अगर कोई बाहर से मटेरियल मिला देंगे तो बाहर से जो मटेरियल हम लोग मिलाते हैं उसी मटेरियल का नाम है इम्प्यूरिटी। अर्थात यदि किसी कंडक्टर में बाहर से किसी मटेरियल को मिलाया जाता हो तो उसका क्या नाम है इम्प्यूरिटी। अब इम्प्यूरिटी के रूप में किसका इस्तेमाल करेंगे, जरा सा ये पढ़ने आते हैं। आइए, सबसे पहली बात आपको हम समझाए थे कि आपका जो सेमीकंडक्टर है कौन कौन, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, आपको बताए इसका तो कोई भाव नहीं क्योंकि ये तो इंसुलेटर बन गया। अब इसके आगे में 15th ग्रुप है और इसके आगे में 13th ग्रुप। 15th ग्रुप में है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, और 13th ग्रुप में है बोरान, एल्यूमिनियम और गैलियम। समझिएगा अच्छे से। हम ये बोले कि अगर कुछ जरूरत पड़ता है तो हम लोग किसके पास जाते हैं, पड़ोसी के पास। तो अगर कोई बाहरी मटेरियल, अगर इसमें कोई बाहरी मटेरियल मिलानी हो, मतलब इम्प्यूरिटी मिलानी हो, तो या तो 15th ग्रुप का मिलाएंगे या तो 13th ग्रुप का मिलाएंगे। ये समझिए, आप जो इसमें इम्प्यूरिटी मिलाना चाहते हो या तो वो 15th ग्रुप का होना चाहिए या तो वो 13th ग्रुप का होना चाहिए। अगर वो इम्प्यूरिटी 15th ग्रुप का है, अगर वो इम्प्यूरिटी 15th ग्रुप का है, अगर वो इम्प्यूरिटी 15th ग्रुप का है या तो वो इम्प्यूरिटी 13th ग्रुप का है। सबसे पहले इम्प्यूरिटी क्या है, तो इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर में, मतलब प्योर सेमीकंडक्टर में, मतलब वैसा सेमीकंडक्टर जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना हो, उसमें बाहर से किसी मटेरियल को, या तो 15th का या तो 13th पॉइंट, ये क्या है 14th के अलावा है तो ये बाहर से हो गया। अगर आप बाहर से किसी मटेरियल को मिलाते हैं तो उसी को बोलते हैं इम्प्यूरिटी। ओके, इम्प्यूरिटी मिलाने का मेन मकसद क्या है, इम्प्यूरिटी मिलाने से क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा बढ़ जाती है और जो इंट्रांसिक था वो एक्सट्रांसिक बन जाता है। और एक्सट्रांसिक का मतलब जो पहले सेमीकंडक्टर था उसके पास कंडक्टिंग प्रॉपर्टी आना शुरू हो जाता है। आइए वापस, अब देखेंगे ये है 15th ग्रुप के लोग, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये तीनों किस ग्रुप का, 15th का। बोरान, एल्यूमिनियम और गैलियम, बोरान, एल्यूमिनियम और गैलियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये 15th ग्रुप का, ये 13th ग्रुप का।
15th ग्रुप का जरा सा कन्फिगुरेशन लिखिए। इसका लिखेंगे 2, 8 और 5। क्या लिख दिए? 2, 8 और 5। 13th ग्रुप का क्या बनेगा? तो इसका बनेगा 2, 8 और 3। इसका क्या बन गया? 2, 8, 3। और इसका क्या बन गया? 2, 8, 5। ये जो 5 वाला है इसका बाहरी संख्या, बाहरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 5। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 3। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होने की वजह से इसका नाम है पेंटावैलेंट। क्या नाम है इसका? इसका नाम है पेंटावैलेंट। और इन सभी इम्प्योरिटी को बुलाते हैं पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। 15th ग्रुप का जो इम्प्योरिटी है उसका नाम है पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। और जो 13th ग्रुप का इम्प्योरिटी है इसमें क्या है? लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको बोलते हैं ट्राईवैलेंट। क्या बुलाते हैं इसको? ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। किस नाम से बुलाते हैं? ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। ये क्या हो गया? ये हो गया पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। ये क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, तो ये हो गया पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। और इसको इसमें कितना है? 3, तो इसका क्या नाम है? ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। इसका मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक ये तीनों पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी है, और ये बोरान, एल्यूमिनियम और गैलियम ये तीनों ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी है। तो अभी आपको समझाए कि इम्प्योरिटी क्या है। नेक्स्ट अब हम लोग समझेंगे कि मान लो कि आपने क्या किया, इम्प्योरिटी इसमें जाके मिला दिया, या तो नाइट्रोजन मिला दिए, फास्फोरस, आर्सेनिक। और एक बात ध्यान रखेंगे, सिलिकॉन में ज़्यादा अच्छा होता है या तो फास्फोरस मिलाना या तो एल्यूमिनियम मिलाना, और जर्मेनियम में अच्छा होता है या तो आर्सेनिक मिलाना या तो गैलियम मिलाना। ये समझिए क्या बोल रहे हैं। सिलिकॉन में अच्छा होता है या तो फास्फोरस मिलाना या तो एल्यूमिनियम मिलाना, और जर्मेनियम में अच्छा होता है या तो आर्सेनिक मिलाना या तो गैलियम मिलाना। इतना समझे। अब आप क्या करेंगे? इम्प्योरिटी को क्या करेंगे? मिलाएंगे। और इस इम्प्योरिटी को मिलाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसका नाम है डोपिंग। क्या नाम है उसका? उसका नाम है डोपिंग। क्या बोले? इम्प्योरिटी मिलाने का जो प्रोसेस है उसका क्या नाम है? उसका नाम है डोपिंग। क्या कहना होगा? इम्प्योरिटी मिलाने का जो प्रोसेस है उसका क्या नाम है? उसका नाम है डोपिंग। इम्प्योरिटी मिलाने का, जैसे इम्प्योरिटी कौन कौन है? सिलिकॉन के साथ ज़्यादा अच्छा फास्फोरस या एल्यूमिनियम, ये जर्मेनियम के साथ ज़्यादा अच्छा आर्सेनिक या गैलियम। तो मेरा ये कहना है कि ये जो इम्प्योरिटी जब आप जाके इसमें मिलाएंगे तो इम्प्योरिटी मिलाओगे तब तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा। तो इम्प्योरिटी मिलाने का जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस का क्या नाम है? उसी प्रोसेस का नाम है डोपिंग। क्या बोले? इम्प्योरिटी मिलाने का जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस का क्या नाम है? तो उसी प्रोसेस का नाम है डोपिंग। फिर से, इम्प्योरिटी मिलाने का जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस का क्या नाम है? तो उसी प्रोसेस का नाम है डोपिंग। ठीक है, तो हम लोग यहाँ डोपिंग को समझ चुके। आप जरा समझेंगे आप कि ये हम लोग करते किस तरीके से, लेकिन डोपिंग तक हम लोग समझ गए। अब हम लोग ये समझेंगे कि ये डोपिंग कैसे करते हैं, और कैसे हम लोग सिलिकॉन में फास्फोरस मिला देंगे, कैसे हम लोग सिलिकॉन में एल्यूमिनियम मिला देंगे, कैसे जर्मेनियम में आर्सेनिक मिला देंगे या जर्मेनियम में गैलियम मिला देंगे। और इसके लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर 3 में। यहाँ तक आप बेस्ट तरीक़ा से पढ़ेंगे और उसका सुंदर सा नोट्स बनाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।